हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चैनल द ब्राइटस्ट पे। तो जैसे हमने डिप्लोमा सेम फर्स्ट की एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स का एक वन शॉट आईएमपी का वीडियो बनाया था, जिसमें से एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज भी किया है कि पेपर अच्छा गया है। तो उसी तरह से आज के वीडियो के अंदर हम कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश के लिए मोस्ट आईएमपी वन शॉट रिविजन करेंगे। इस वीडियो में भी मैंने कोशिश की है कि ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जैसे मैथ्स में भी मैंने कहा था कि एग्जैक्टली वैसे तो नहीं, लेकिन उस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, तो वैसा ही हुआ है। काफ़ी सारे क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सेम ही आए थे। तो उसी तरह से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इंग्लिश का पेपर जो भी है वो भी आपका अच्छा जाए, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसे आप सबको पता चल गया होगा अब तक कि मैथमेटिक्स 1 का जो पेपर रहता है उसमें जो पेपर पैटर्न रहती है, मतलब कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, वो पहले से तय रहता है। फर्स्ट और सेकंड सेम दोनों में मैथमेटिक्स में ही सिर्फ प्री डिसाइडेड है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में आएगा। उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट में ऐसा तय नहीं है। हाँ, इंग्लिश में ये एक बात तय है कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें 14 MCQ आएंगे अपने, और उसमें भी पहले जो 7 MCQ हो गए वो कम्युनिकेशन स्किल वाले पहले यूनिट में से, और दूसरे जो 7 रहेंगे वो हमारे वो जो 2 स्टोरी और एक पोएम है उसमें से आएंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा उसमें MCQ ही रहने वाले, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे, और जिसमें मैंने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल में से 7, और ये जो हमारी 2 स्टोरी द लेपर्ड और आफ्टर 20 ईयर, और एक पोएम जो है हमारी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग, इन तीनों में से मिला के 7। यानी कि हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कम्युनिकेशन स्किल्स के MCQ की। तो देखते हैं कैसे कैसे MCQ आते हैं उसमें। यहाँ मैंने सारे MCQ तो कवर नहीं किए, लेकिन GTU में जो IMP रहने वाले हैं वही MCQ में बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो सारे MCQ है, मतलब कहाँ से हमें एक्स्ट्रा भी MCQ प्रिपेयर करने हैं, तो उसकी PDF मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख लेना। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक MCQ है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, मतलब कि हमें कम्युनिकेशन की डेफिनेशन यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहला है, कम्युनिकेशन इज द मीन्स बाय विच वी स्टे इन टच विद अदर पीपल एंड नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस। ऐसा बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है कि जिसकी मदद से हम एक दूसरे के टच में रह सकते हैं और दुनिया में क्या चल रहा है वो जान सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ वर्बल डिस्कशन, मतलब कि कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जिसके मदद से हम हमारे एक्सप्रेशन दूसरों को दिखा सकते हैं, वो भी वर्बली, यानी कि बोल के। कम्युनिकेशन इज द वेराइंग वेज इन विच वी एक्सप्रेस अवर सेल्फ, यानी कि हम अपनी आप को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चौथा है, कम्युनिकेशन इज द वेरियस मीडियम वी यूज फॉर इंटरेक्शन, और पांचवा है, कम्युनिकेशन इज टॉकिंग, लिसनिंग एंड इंटरेक्टिंग। लेकिन ये जो पहला आंसर है हमारा, कम्युनिकेशन इज द मीन्स which we stay in touch with other people and know what is happening in the world around us, यानी कि हम कम्युनिकेशन से ही, जैसे हम दोनों यहाँ पे वीडियो से बात कर रहे हैं, आप कमेंट डालेंगे मैं रिप्लाई दूंगा, आप मैसेज करेंगे मैं रिप्लाई दूंगा, तो इसी तरह से हम दोनों एक दूसरे के टच में रहे, और उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। चलो, दूसरा है ट्रू और फॉल्स। ऐसे भी MCQ आते हैं, जैसे किसी को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसी किसी MCQ में 5 देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे A और B 2 ही ऑप्शन दिए गए। ऑल कम्युनिकेशन इज वर्बल, ऐसा बता रहे हैं कि सभी तरह के कम्युनिकेशन वर्बल होते हैं, मतलब सभी तरह के कम्युनिकेशन में शब्द की ज़रूरत रहती है। ये बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे तो कमेंट में सिर्फ इमोजी डालेंगे, और मैं भी उसे एक इमोजी से रिप्लाई दूंगा। तो मतलब कि यहाँ पे हम वर्ड्स की मदद बगैर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं तीसरा। तो तीसरा MCQ है कि व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, इसमें शब्द की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अनदर टर्म ऑफ यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अबाउट एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट स्पीकिंग वर्ड्स। ये हमारा आंसर हो गया B, कि जहाँ पे शब्द की जरूरत ना पड़े उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, चलो उसके बाद फोर्थ वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेशन ऐसा है कि जिसमें शब्द की जरूरत नहीं रहती। जैसे टच दिया है, फेशियल एक्सप्रेशन,
फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, स्काइप और साइन लैंग्वेज। टच की बात करें तो टच में शब्द की ज़रूरत नहीं रहती, ऑब्वियस है। फेशियल एक्सप्रेशन में भी नहीं रहती, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी भी नहीं रहती, साइन लैंग्वेज में भी नहीं रहती। जैसे आप जेन जी वाले बच्चे हो तो आप स्काइप को नहीं जानते होगे, जैसे आप यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक चल रहा है, वैसे पहले स्काइप एक एप्लीकेशन आती थी जिसमें वीडियो कॉल पे बात हो सकती थी। तो मतलब वीडियो कॉल पे बात करनी थी तो वहाँ पे हमें शब्द की ज़रूरत रहती थी, इसीलिए ये जो स्काइप है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का नहीं है। चलो उसके बाद फिफ्थ में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी लैंग्वेज। इसमें से बॉडी लैंग्वेज के एग्जाम्पल कौन से? पहला है फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी से लगता है। आई कॉन्टैक्ट, वो भी बॉडी से लगता है। पोस्चर भी बॉडी से, गेस्चर भी बॉडी से। तो मतलब यहाँ पे जो सारे ऑल ऑफ दी अबाव है वही हमारा आंसर रहेगा। ये पीडीएफ में भेज दूंगा, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे जो एमसीक्यू है उसके आंसर आप एक जगह पे लिख लेना। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप प्रिंट करवा लेना और उसमें आंसर को हाईलाइट कर देना। उसके बाद 6 में है व्हाट इज पैरा लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा यही एमसीक्यू आता है कि पैरा लैंग्वेज का मतलब है हाउ समथिंग इज सेड रादर देन व्हाट इज सेड। क्या कहा गया है और क्या हम समझते हैं, उसे पैरा लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद 7th वाला है कि फैक्टर that influence communication may become what to effective communication। कोई ऐसा फैक्टर जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को भी अफेक्ट करे, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना होने दे, उसे हम बैरियर्स कहते हैं। ओके उसके बाद 8 में है हाउ विल यू नो इफ कम्युनिकेशन वॉज सक्सेसफुल। कोई दो लोग बात कर रहे हो, अगर जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं कैसे जान लूँगा कि मैंने जो भी पढ़ा है वो आप सबको समझ आ गया। तो उसके लिए आपको कमेंट लिखना पड़ेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं लास्ट में बोलता भी हूँ कि जो मैंने समझा है वो समझ आ गया कि नहीं, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वो सब आप कमेंट में बताना। तो जो मैं कमेंट में मांग रहा हूँ वो है हमारा फीडबैक, जो आपको देना ज़रूरी है। तभी मुझे पता चलेगा ना कि मतलब जो मैंने यहाँ पे लेक्चर दिया है वो आपको समझ में आया कि नहीं। तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तभी रहता है जब इट हैज़ द डिज़ायर आउटकम। जैसे मैंने आईएमपी का वीडियो बनाया तो मेरी सोच यही है कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए और आप सभी का, मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है उन सब का पेपर अच्छा जाए। तो मेरा ये आउटकम है कि डिज़ायर आउटकम यही है कि कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का सभी का पेपर अच्छा जाए। तो अगर ये ऐसा होता है तो मेरा ये वीडियो सक्सेसफुल गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा इट हैज़ द डिज़ायर आउटकम। ओके चलो उसके बाद 9th में है कि व्हाट डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? पर्पज और रीज़न, स्ट्रेटेजी और वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, एक्नॉलेजमेंट, फीडबैक और ऑल ऑफ द अबाउ। जैसे मुझे अभी पढ़ाना है तो उसके लिए एक रीज़न चाहिए था। रीज़न यही है कि मंडे को हमारा पेपर है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज किया है कि सर कम्युनिकेशन स्किल का आईएमपी दो। तो रीज़न होना ज़रूरी है, तभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। दूसरा स्ट्रेटेजी और वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, मेरे पास एक स्ट्रेटेजी होगी कि आईएमपी कैसे देने हैं, कौन कौन से देने हैं, तो वो भी ज़रूरी। एक्नॉलेजमेंट, मुझे भी कम्युनिकेशन आना ज़रूरी होगा। फीडबैक, जैसे मैंने बताया कि आपको समझ में आया कि नहीं वो भी आपको मुझे बताना है। फीडबैक सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है कोई भी कम्युनिकेशन में। तो इसका भी आंसर आएगा ऑल ऑफ अबाउ। व्हाट इज एफिशिएंट कम्युनिकेशन? ओके एफिशिएंट कम्युनिकेशन क्या रहता है? टॉकिंग क्विकली एंड यूजिंग मिनिमल वर्ड्स टू गेट टू पॉइंट अक्रॉस, स्पेंडिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू गेट द कम्युनिकेशन मैसेज अक्रॉस सक्सेसफुली। यही आंसर आएगा हमारा भी। सबसे कम टाइम में जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो अगर मिल जाएगा। जैसा कि काफ़ी सारे बच्चे लिखते हैं ना, वो लेजेंड्स आर वॉचिंग बिफोर नाइट ऑफ एग्ज़ाम, तो वो लोग वही चाहते हैं कि हम थोड़ी सी मतलब तैयारी करें और हमारा रिजल्ट अच्छा है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ी हमें एडवांस में भी प्रिपरेशन करनी रहती है। ओके चलो, तो मैंने जैसे बताया कि कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें से हमारे 7 एमसीक्यू आएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 लिए हैं। एमसीक्यू में भी आईएमपी डाले हैं, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो आप गूगल पे भी लिख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश यूनिट नंबर 1 एमसीक्यू, तो आपके पास एक पीडीएफ आ जाएगी। काफ़ी अच्छी पीडीएफ है, उसमें क्वेश्चन आंसर भी है और एमसीक्यू भी काफ़ी सारे दिए गए हैं। ओके चलो, दूसरा जो है हमारा वो लेपर्ड में से है कि द ऑथर फर्स्ट सो द लेपर्ड व्हेन। ओके तो जो हमारा ऑथर है रस्किन बॉन्ड, वो भी करना है कि लेपर्ड का जो ऑथर है वो कौन है, वो भी एक एमसीक्यू आता है। तो लेपर्ड वाला जो यूनिट है वो लिखा है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड जो है उसने लेपर्ड फर्स्ट टाइम कब देखा? तो फर्स्ट टाइम उसने देखा था जब वो स्ट्रीम को क्रॉस कर रहा था।
ओके, अगर आपने वीडियो देखा हो, मैंने ये जो भी यूनिट है, मतलब ये तीनों, लेपर्ड वाला है, आफ्टर 20 ईयर, और एक जो पोएम है, उन तीनों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये स्टोरी क्या कहना चाहती है, ये पोएम क्या कहना चाहती है। वो वीडियो मैंने पहले डाला है। जो कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश की प्लेलिस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा वीडियो है, मतलब मैथ्स के बाद अगर आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा वीडियो उसमें है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश जो बच्चों को काफ़ी टफ लगता है, और मेन तो वो गुजराती मीडियम वाले बच्चे, तो उनके लिए मैंने सारे वीडियो बनाए, मतलब ग्रामर का भी है, ईमेल कैसे लिखे हम, कम्युनिकेशन के तो 2-4 वीडियो एक्स्ट्रा भी डाले हैं क्योंकि उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। ओके, तो उसमें आपको पूरी स्टोरी जानने मिल जाएगी, मतलब समरी में, जैसे हमने वो एमसीक्यू देखा कि शॉर्ट टाइम में जो मैसेज हमें समझना है वो समझ में आ जाएगा, तो वो वीडियो देख लेना खास। व्हेन द ऑथर डिस्कवर द स्ट्रीम इट वाज मंथ ऑफ ब्लैंक। ओके, चलो, तो ऑथर ने डिस्कवर किया कि ये जो चल रहा है वो वहाँ पे, मतलब अभी स्ट्रीम चल रहा है, तो स्ट्रीम चल रहा है तो वो अप्रैल का महीना है। ओके, चलो, तो खाली ये क्या वॉज रेगुलर विजिटर ऑफ द स्ट्रीम। तो कौन सा वो एनिमल था जो स्ट्रीम को रेगुलरली विजिट करता था, वो था हमारा फॉर्कटेल। जैसे यहाँ पे पहले एमसीक्यू है उसमें भी वो आंसर तो हमें दिया गया था। लेपर्ड स्किन्स आर सोल्ड इन दिल्ली। तो लेपर्ड की वो चमड़ी थी वो दिल्ली में बेची जाती थी। और ब्लैंक इज कॉल्ड हिल ऑफ फेरिस, तो परितिपा। ओके, ये लेपर्ड में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे इतने। बाकी मैंने एक बताया जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया, लेकिन वो रस्किन बॉन्ड इज द ऑथर ऑफ द लेपर्ड। मतलब हमारी जो भी स्टोरी है आफ्टर 20 ईयर से लेपर्ड है, और इवन द पोएम, उन सारे के ऑथर्स के नाम हमें याद रखना है। चलो, उसके बाद यहाँ पे पहला जो एमसीक्यू है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। जैसे यहाँ पे द लोकेशन ऑफ द स्टोरी, तो ये बात हो रही है आफ्टर 20 ईयर्स की। तो आफ्टर 20 ईयर्स हमें पता है कि वो न्यूयॉर्क में था, तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन में देहरादून, मसूरी, शिमला और धर्मशाला दिया गया है, लेकिन उसका आंसर हमारा आएगा न्यूयॉर्क। ओके, उसके बाद है वेयर वॉज द मैन स्टैंडिंग। तो जो मैन यानी कि हमारा जो दोस्त था जिम्मी, वो कहाँ पे खड़ा था, तो वो खड़ा था नियर हार्डवेयर स्टोर। यहाँ पे डी में दिया गया है। एक्चुअली वहाँ पे पहले हार्डवेयर स्टोर नहीं था, उन्होंने जब, मतलब कब, वो भी देख लेते हैं। व्हेन वाज द अपॉइंटमेंट मेड, तो 20 साल पहले जो शर्त लगाई थी, जैसे 3 इडियट में चतुर ने लगाई थी 5 साल बाद वाली, वैसे ही यहाँ पे जो शर्त लगी थी वो 20 साल पहले लगी थी। तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट था, वो दो दोस्त वहाँ पे गए थे, वहाँ रेस्टोरेंट था, लेकिन कुछ साल पहले वहाँ पे वो रेस्टोरेंट बंद हो गया और वहाँ पे हार्डवेयर स्टोर आ गया। ओके, द मैन वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। ऑब्वियस था, जिम्मी और बॉब दोनों फ्रेंड थे, और जिम्मी बॉब का इंतजार कर रहा था वहाँ पे। द मैन एंड हिज फ्रेंड जिम्मी बिलोंग टू न्यूयॉर्क, क्योंकि जो स्टोरी थी वो न्यूयॉर्क की थी। व्हाट वाज द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट का जो टाइम था वो रात को 10 बजे का तय किया था। व्हाट डिड द टॉल मैन हैंडेड ओवर द बॉब, तो वो जो टॉल मैन था उसने बॉब को क्या दिया था, तो बॉब को दिया था अ नोट, यानी कि एक चिट्ठी दी थी। हु रोट द नोट, तो वो चिट्ठी किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी जिम्मी ने, मतलब उसके दोस्त ने ही लिखी थी। यहाँ पे स्टोरी मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, लेकिन आप डिटेल में देख लेना, वो स्टोरी काफ़ी बड़ी है, मतलब समझ में आ जाए वैसी है। और चलो, उसके बाद जो हमारा है पोएम, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग, वो वाली पोएम है। जैसे पहला ही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अमेरिकन पोएट, यहाँ पे तो आंसर भी दिए गए हैं। और जैसे मैं बोल रहा था कि यहाँ पे तो आंसर में ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखा है, लेकिन जो पोएम थी वो किसने लिखी थी, ऐसा भी एक एमसीक्यू आएगा, तो उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट आएगा। ओके, द स्पीकर ऑफ द पोएम इज ट्रैवलर। ऑब्वियस है, वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था, वो ट्रैवलर है हमारा। वो पोएम पब्लिश हुई थी 1923 में, और जो पोएट था हमारा वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था, तो ऑब्वियस है द पोएट वॉज राइडिंग ऑन द हॉर्स। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। तो लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो ये जो स्टैंजा है, जैसे एक पोएम है उसमें से 2 लाइन है, लेकिन एक लाइन में यहाँ पे क्या आएगा वो हमें पूछा है। तो द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। चलो, उसके बाद 6 है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वही स्टैंजा में आगे की लाइन है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और इस पोएम के अंदर स्लीप का मतलब है डेथ। एक एमसीक्यू भी है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड स्लीप, तो यही लाइन में है जहां पे पोएट ने स्लीप लिखा है, लेकिन उसका मतलब यहाँ पे सोना नहीं है, डेथ है, यानी कि मौत। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम, मतलब ये पोएम जो लिखी गई है
वो कौन से टाइम के दौरान लिखी गई है? तो डार्क इवनिंग ऑफ द विंटर, क्योंकि स्नोई है तो ऑब्वियस है कि विंटर में ही स्नो आएगा, और डार्क इवनिंग है, ऊपर लिखा था ऐसे जैसे वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, तो काफ़ी अंधेरा था उस टाइम पे इसलिए। उसके बाद हुज वुड इन इज द ऑथर इन, हुज वुड्स इज द ऑथर इन, मतलब ऑथर को पता था कि वो जहाँ पे रुका है वो गांव में रहते किसी एक आदमी का था, द मैन हु लिव्स इन विलेज। द हॉर्स थॉट इट वॉज ब्लैंक टू स्टॉप देयर, इट वॉज क्यूर, मतलब जैसे हम कहीं पे जा रहे हो अपने घोड़े पे और अचानक कहीं पे रुक जाए, जैसे घोड़े को पता है कि हमें डेली कहाँ जाना होता है, लेकिन वो मंजिल आए उससे पहले हम अगर घोड़े को वहाँ पे रोक ले तो उसे थोड़ा सा क्वियर लगेगा, मतलब स्ट्रेंज लगेगा कि क्या है यहाँ पे क्यों रुका। और जैसे इस पोएम में स्लीप का मतलब डेथ है, उसी तरह से वुड्स का मतलब फॉरेस्ट है, तो जंगल में रुक जाते हैं एक जगह पे पोएट। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम, पूरी कहानी खत्म हो गई, लास्ट में आइए एमसीक्यू कि ये जो पोएम है वो किसने लिखी, तो वो पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओ हेनरी वो तो आफ्टर 20 ईयर्स का हो गया, आपको पता होगा, और रविंद्रनाथ टैगोर इसलिए दिया गया है, पहले एक एक्स्ट्रा भी एक पोएम थी, मतलब पहले 2 पोएम थी उसमें से अभी एक ही रह गई, लेकिन ये दूसरी जो पोएम थी हमारी वेयर द माइंड विदाउट फियर, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। ओके चलो, तो ये हो गया एमसीक्यू हमारे, 2 लेसन के भी हो गए, एक पोएम के भी हो गए, कम्युनिकेशन स्किल भी हो गई। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट नोट आएगी उसके लिए पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा कम्युनिकेशन मॉडल और कम्युनिकेशन साइकिल। तो व्हाट इज द बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, मतलब कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले ये जो 7 है वो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी, कौन सी 7 फंडामेंटल है? जैसे एक सेंडर हो गया, मैसेज देने वाला, जैसे अभी मैं दे रहा हूं तो मैं सेंडर, तो क्या लिखा है पॉइंट? अ पर्सन हु वांट्स टू ट्रांसमिट और पास ऑन सम काइंड ऑफ मैसेज टू अदर पर्सन, जैसे मैं आपके लिए एक मैसेज दे रहा हूं तो मैं सेंडर हो गया। Encoding, it is a process that happens on the part of sender who converts his or her ideas or thoughts into way of expression to let the receiver understand it. Encoding का मतलब है जैसे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, मैसेज मतलब मैं IMP दे रहा हूँ जो इंग्लिश के, तो ये जो IMP है आपको समझ में आने चाहिए, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए, तो मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं फेशियल एक्सप्रेशन भी दे रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत समझा भी रहा हूँ, तो ये सब जो है उसे एनकोडिंग कहते हैं। ओके उसके बाद है थर्ड मीडियम या चैनल, जैसे हमारी चैनल है यूट्यूब चैनल, आप फोन से देख रहे हैं तो वो भी एक चैनल मानी जाएगी। रिसीवर, आप लोग मैसेज रिसीव कर रहे हो मतलब आप रिसीवर हो गए। उसके बाद डिकोडिंग, मैंने समझा दिया, मोबाइल के थ्रू आपके पास आ गया, आपने देख भी लिया, लेकिन आपको समझना है। इट इज प्रोसेस दैट हैपन्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मैसेज डिलीवर्ड थ्रू अ मीडियम। तो मैंने मैसेज जो भेजा मतलब आपने देख भी लिया, चैनल से वीडियो भी देखा, लेकिन आपको खुद से समझना पड़ेगा, उससे डिकोडिंग कहते हैं। उसके बाद बैरियर हो गया, जैसे आप वीडियो देख रहे हो ऊपर से स्नैपचैट की नोटिफिकेशन आ गई या फिर किसी ने रील भेज दी, तो वो सारे बैरियर हो गए। बैरियर मतलब क्या है? दिस कैन बी कॉल्ड नॉइज और एनी ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर मैसेज कुड नॉट बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप वीडियो के साइड पे अगर कोई दूसरी ऐप भी चला रहे तो फिर जो मैंने मैसेज भेजा वो आप समझ नहीं पाएंगे, तो उसे ही बैरियर बोलेंगे, क्योंकि हमारे केस में हम इंस्टा को या फिर स्नैप को भी बैरियर बोल सकते हैं। ओके उसके बाद है फीडबैक, जो मैंने पहले ही एमसीक्यू में आपको बता दिया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब दूसरी बात कि क्वेश्चन यानी मतलब क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है ये, और शॉर्ट नोट भी आ सकती है। मैंने पहले बताया जैसे शॉर्ट नोट भी आएगी और क्वेश्चन आंसर भी आएगी, तो शॉर्ट नोट में भी ये आ सकता है क्वेश्चन जो हमने पहला किया, और ये दूसरा भी ऐसा ही। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। जिसमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी वो वर्बल होगा, जिसमें नहीं वो नॉन वर्बल। ओके तो वर्बल में ऐसा लिखा है, मोस्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन हैपन विथ वर्बल मीडियम, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग। All these skills play important role in communication. The language used as medium is a common language understood by both the parties involved in the process. तो मैं ऐसी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा जो मुझे खुद को समझ में आती हो और आपको भी समझ में आए। Email, letters, memos, circulars, etc. are a few example of written communication in formal environment. जैसे हम अभी कर रहे हैं, जिसमें मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये तो स्पीकिंग लिसनिंग हो गया, लेकिन
जिसमें जैसे ईमेल लिखते हो आप, लेटर, मेमो, सर्कुलर या फिर मैसेज भी हम बोल सकते हैं। तो मैसेज में भी हम लिखते हैं, लेकिन लिखते क्या है, शब्द ही लिखते हैं, तो उससे भी वर्बल कम्युनिकेशन ही बोलेंगे, लेकिन रिटर्न में। ओके, उसके बाद नॉन वर्बल में देखते हैं, मेनी अ टाइम इन स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस अ सेंडर प्रीफर्स नॉट टू यूज लैंग्वेज, ही माइट यूज ओनली द आइज, फॉर एग्जाम्पल द क्लास टीचर। तो कभी कभी आप कॉलेज में ज़्यादा मस्ती करते होगे तो आपका जो प्रोफेसर होगा वो आपको ऐसे बड़ी आँख करके देखता है, तो मतलब वो आपको चुप रहने के लिए ही बोल रहा है, लेकिन इशारे में। Many a times they do not utter a single word but merely look at every student talking in the class and the student do understand that now they need to keep silence. तो जो मैंने बताया वही लिखा है इधर। Without using even a single word, the teacher communicates his or her expectation and the receiver understand the message. तो मतलब टीचर को जो भी कहना था उन्होंने इशारे में कह दिया और आपने समझ भी लिया। Except silence and eye contact, non-verbal medium also include facial expression, body language, gesture, posture, proximity, colors, signs, etc. In other words, non-verbal is also called as paralanguage. Okay? तो जैसे आई कांटेक्ट की बात की, साइलेंस की बात की, लेकिन उसके अलावा जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, गेस्चर, पोस्चर, इन सभी से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें वर्ब्स यानी कि वर्ड्स की ज़रूरत नहीं, ये सारे नॉन वर्बल है। उसके बाद आता है विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, मतलब वीडियो ऑडियो दोनों है, तो उसे हम विजुअल कम्युनिकेशन बोले। तो विजुअल कम्युनिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन और आइडिया। इट कंबाइन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एलिमेंट्स टू अफेक्टिवली ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। मतलब आप देख रहे हैं, आप समझ भी जाएंगे, लेकिन आप कुछ बोलेंगे नहीं, तो आपके लिए वो नॉन वर्बल हो गया। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे साइन, पोस्टर, गेस्चर सभी बता रहा हूँ, तो मेरे लिए वर्बल हो गया। Types of visual communication include animated GIF, screenshot videos, pie charts, signs, graphic designs, films, typography, etc. जैसे अभी वीडियो की बात चल रही है, कोई आपको IMP, MCQ या पेपर का स्क्रीनशॉट भेजेगा, तो उसने भी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन न बोला कुछ न कुछ, तो वो स्क्रीनशॉट से वो विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद जो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन हमारा बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन से बैरियर, जैसे हमने बात की वैसे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम है, वैसे ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन से बैरियर आ सकते हैं। तो बैरियर आप समझ गए कि क्या है बैरियर, कौन से बैरियर आएंगे। एक फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, टेक्निकल, एट्रीब्यूट। फिजिकल बैरियर की बात करें, जैसे आप मान लो कि क्लास में बैठे हो, क्लास में आप कंफर्टेबली बैठे हो, तो आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आएगा, लेकिन अचानक से ऐसा हो कि भीड़ बढ़ जाए, आपको बैठने में दिक्कत हो रही है और तभी पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो वो एक टाइप का फिजिकल बैरियर हो गया। एक हो गया साइकोलॉजिकल, अगर आपका मूड ठीक नहीं है, आज पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो मन से नहीं आ रहा है, मतलब आप कंफर्टेबली बैठे तो होगे, लेकिन आपका मन कहीं और होगा, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। एक इमोशनल बैरियर हो गया, कोई ज़्यादा अपसेट है आज, या तो फिर ज़्यादा गुस्सा में है, तभी वो समझ नहीं पाएगा क्या आज पढ़ा हमने। और एक हो गया कल्चरल की बात कर ले, जैसे अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो उनका अलग अलग रीजन होता है, तो रीजन के हिसाब से उनका अगर कोई कॉन्सर्ट चल रहा हो या तो फिर कहीं पे कोई सत्संग चल रहा हो, लेकिन उनका रिलीजन जो अलग अलग होगा, तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रही है बात। लिंग्विस्टिक तो मेन है, जो भाषा हमें समझ में आती हो उसी में कम्युनिकेशन अगर होगा तभी हमें समझ में आएगा। टेक्निकल हो गया, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, लेकिन मैं आपको जनरली समझ में आए ऐसे टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर आपको समझ में ना आए ऐसे टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल करने लगूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो टेक्निकल बैरियर हो गया। और एक हो गया एटीट्यूड बैरियर। तो कोई अभी ऐसा एक वीडियो एक होगा, कुछ बच्चे ऐसे हो गए जिसको ये वीडियो देख रहे हो लेकिन ऐसे इग्नोर मारेंगे, ये तो मुझे आता है, ये मैं कर लूँगा, तो जो मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा वो नहीं समझेगा, उसे खुद से ऐसा डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे तो आता है, ये तो मैं आराम से कर लूँगा, ये वीडियो ऐसे भगा देगा कोई भी, मतलब उसका एटीट्यूड टावर्ड्स कम्युनिकेशन इज़ नॉट गुड। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा बैरियर। काफ़ी लंबा लिखा है, लेकिन आप दो पॉइंट्स जो भी इम्पोर्टेंट हो वही लिखने हैं। ओके चलो, उसके बाद देखें, हाँ, लेपर्ड में से है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या तो फिर शॉर्ट नोट भी बोल सकते हैं, डिस्क्राइब द वैली वेयर द लेपर्ड लिव। तो लेपर्ड जहाँ पे रहता है उस वैली को हमें डिस्क्राइब करना है। The leopard is a very beautiful story written by Ruskin Bond. He is known for his children write up and concern for nature.
This story is also one such where the dissipation begins with the description of valley where the leopard live. तो जैसे यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि लेपर्ड रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, उसे नेचर ज़्यादा पसंद है, और ये जो स्टोरी है उसमें भी वैली को उसने अच्छे से डिफाइन किया है. कैसे डिफाइन किया है? द वैली वॉज सो डीप दैट फॉर मोस्ट ऑफ द डे इट रिमेन इन शैडो. तो काफ़ी डीप मतलब काफ़ी घनी थी, वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ थे, इसलिए ज़्यादातर वहाँ पे अंधेरा रहता था. दिस एनकरेज मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स टू एमर्ज फ्रॉम कवर ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स. तो मतलब जो भी बर्ड्स या एनिमल्स थे उनके लिए वो अच्छा था, शेल्टर मिलता था उन्हें. फ्यू पीपल एवर पास दैट वे, ओनली मिल्कमैन एंड चारकोल बर्नर्स फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस. तो काफ़ी कम लोग वहाँ से निकलते थे, मतलब कोई दूध वाला हो या तो फिर आसपास के गांव वाले. As a result, this valley had become a little heaven of wildlife, one of the few natural sanctuaries left near Mussoorie, a hill station in the northern India. तो वो जो MCQ था हमारा वो पहला, अगर वो आफ्टर 20 ईयर्स में रहता तो उसका आंसर न्यूयॉर्क था, लेकिन लेपर्ड्स में रहता तो उसका आंसर मसूरी था, क्योंकि लेपर्ड वाली जो स्टोरी थी वो मसूरी के नियर थी. तो ये MCQ मतलब ये जो लाइन है इसमें ऐसा लिखा है कि काफ़ी कम लोग वहाँ से निकल रहे थे, तो वो एनिमल्स के लिए एक लिटिल हेवन, मतलब अगर हम ज़्यादा जंगल में ना जाए तो जंगल के जो भी एनिमल्स रहते हैं उसके लिए वो अच्छा है, उन्हें कोई डर नहीं रहता. तो इस तरह से हमें वैली को डिस्क्राइब करना है. उसके बाद आफ्टर 20 ईयर्स में से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट या क्वेश्चन आंसर है वो हमारा है द कैरेक्टर स्केच ऑफ सिल्की बॉब. तो बॉब का जो कैरेक्टर है उसे हमें डिफाइन करना है कि वो कैसा कैरेक्टर है. तो लिखा है ऐसे, द स्टोरी हैज़ टू मेन बट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नेमली बॉब एंड जिम्मी वेल्स. तो दो कैरेक्टर है, मतलब दो फ्रेंड है हमारे पास यहाँ पे, बॉब और जिम्मी वेल्स. बॉब इज अ यंग एंड ओवर एम्बिशियस विथ अ मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी. तो जो हमें बॉब का ही एक्सप्लेन करना है तो बॉब के लिए लिखा है कि बॉब इज अ यंग एंड ओवर एम्बिशियस विथ मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी. उसकी मेंटालिटी ऐसी थी कि उसे ओवर एम्बिशियस मतलब काफ़ी रिच बनना था उसे. He goes to the west to earn wealth, but in doing so, he's become a reckless lawbreaker who uses dishonest and illegal means to acquire wealth. मतलब उसका गोल यही था कि उसे पैसे कमाने थे. वो पैसे कमाने के लिए वेस्ट में भी गया. एक MCQ ऐसा भी आता है कि बॉब कहाँ गया था पैसे कमाने, तो उसका आंसर वेस्ट आता है. तो वहाँ पे गया लेकिन उसने डिसऑनेस्टली पैसे कमाए. बॉब इज ऑल्सो वेरी इगोइस्टिक एंड बोस्टफुल. ही गिव्स एन इम्प्रेशन दैट he is very clever and sharp-witted as he had to compete with the best of the talents in the West. तो उसको एक ईगो भी था कि वेस्ट में सबसे ज़्यादा जो अमीर होगा उससे भी मैं compete करूँगा और सबसे आगे जाऊँगा ऐसा. However, Bob is a true and loyal and devoted friend of Jimmy. हाँ, लेकिन इन सब के दौरान वो जिम्मी का एक अच्छा दोस्त था. He doesn't forget his commitment made 20 years ago with his bosom friend Jimmy. हाँ, जिम्मी के लिए वो लॉयल था क्योंकि उसने 20 साल पहले जो कमिटमेंट दिया था कि हम 20 साल बाद यहाँ पे मिलेंगे, तो वो पूरी करने वहाँ पे आया. विथ शिकागो पुलिस आफ्टर हिम, बॉब पुट्स हिमसेल्फ इन अ लॉट ऑफ रिस्क एंड ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1000 माइल्स टू रीच द स्पॉट ऑफ अपॉइंटमेंट. मतलब उसके पीछे पुलिस भी पड़ी थी क्योंकि वो 2 नंबरी हो गया था. तो पुलिस उसके पीछे होने के बावजूद वो 1000 ऑफ माइल मतलब वेस्ट से शिकागो सिर्फ अपनी जो शर्त लगाई थी वो पूरी करने आया. Though he is a lovable character and wins our sympathy, yet his corrupt practice make him detestable and disappoint even his own friend Jimmy. ये बात अच्छी है कि वो मिलने आया उसके दोस्त को, लेकिन उसने जो किया वो गलत किया, मतलब करप्शन भी किया, 2 नंबर के पैसे कमाए. ओके, चलो उसके बाद यही जो आफ्टर 20 ईयर है उसका टाइटल हमें डिस्कस करना है. डिस्कस द टाइटल आफ्टर 20 ईयर. तो मतलब आफ्टर 20 ईयर्स की स्टोरी में आपको जो भी याद हो वो लिखना है. शॉर्ट नोट में ऐसा आया अगर तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो उसमें आएगा ही आएगा, लेकिन उसके पहले क्या हुआ था, मतलब कौन सी शर्त कितने साल पहले कितने बजे की लगी थी, कहाँ लगी थी. जैसे एक रेस्टोरेंट में लगी थी, रेस्टोरेंट बंद हो गया तो उसके जगह पे एक हार्डवेयर स्टोर आया. जो भी हमको पता है स्टोरी के बारे में वो सभी लिखना है क्योंकि ये आएगा शॉर्ट नोट के अंदर. ऐसे ही द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग वाली जो पोएम है उसमें क्या है वो सभी यहाँ पे लिखना है. कि हमारा जो पोएट है उसका नाम भी हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है हाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो घोड़े सवारी करके जा रहा है. एक डार्क इवनिंग है, काफ़ी सारा स्नो हो रहा है वहाँ पे,
तो ऐसे ही हमें पोएम में जो भी हम जानते हैं वो सब लिखना है। जैसे हमने एमसीक्यू में भी जो किया है कि वो हमें एक स्टैंजा याद रह गई, ओके, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो उन सब के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। शॉर्ट नोट का मतलब ही ऐसा होता है कि आप जो भी जानते हो लेकिन जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, ऐसा नहीं कि इसमें भी हम कम्युनिकेशन का डाल दें, जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड हम जो भी जानते हो वो लिखना है, ओके। और जो मैंने एमसीक्यू में बताया था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट स्टैंजा इन द पोएम, तो पोएम मतलब हमारा जो पोएट है वो लास्ट स्टैंजा में क्या कहना चाहते हैं, तो लास्ट स्टैंजा में यही कहना चाहते हैं द पोएम इज वेल नोन फॉर द लास्ट स्टैंजा वेयर वी फाइंड द कोर आइडिया ऑफ द पोएम। तो पोएम क्या कहना चाहती है वो आखिरी स्टैंजा में ही पता चलता है। द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम सिग्निफाइज द country idea of desire versus duty or responsibility. It is convey the message that one shouldn't be tempted or diverted by such attractive things but keep on working to fulfill the promises as it repeatedly stressed by the poet in the last two lines. जैसे कि आपने डिप्लोमा लिया है तो आपका कोई गोल होगा, जब आप इंजीनियर बन के आगे कोई होगा जो डिग्री करेगा, या तो फिर कोई सोच रहा होगा कि हम जॉब करेंगे, या तो फिर किसी का ऐसा सपना होगा कि हम डिप्लोमा के बाद डिग्री के लिए अब्रॉड जाएंगे। मतलब अभी जैसे आप फर्स्ट सेम में है, मतलब आपका पहला ही भी साल है इधर, फर्स्ट सेम में हो आप और आपका एक टारगेट है, मतलब हमें ये करना है। अब इन 3 साल के दौरान काफ़ी कुछ डिस्ट्रैक्शन आएंगे, काफ़ी कुछ अच्छे और खूबसूरत डिस्ट्रैक्शन आएंगे, तो काफ़ी बदसूरत जैसे कि बैकलॉग भी आ सकती है। तो इन सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच आपको अपना जो टारगेट सेट किया है 3 साल के बाद का वो अपने माइंड में रखना है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जो सोचा है वो मैं करके रहूँगा। यही जो है लाइन वो लास्ट में वो लिखा था ना हमने एमसीक्यू में कि बट हैव प्रोमिसेस टू कीप, तो मैंने कुछ प्रॉमिस किए हैं टिल बिफोर आई स्लीप, मतलब स्लीप का मतलब वहाँ पे डेथ था, जब तक मैं मर ना जाऊँ तब तक मैंने जो गोल सेट किया है लाइफ में वो मैं अचीव करके रहूँगा। वही है लास्ट लाइन में दिखते। ओके चलो, उसके बाद क्वेश्चन 3 और 4 हमारा ग्रामर रहेगा, सबसे ज़्यादा जिसमें दिक्कत आती है बच्चों को। मतलब अब ऐसा है कि सबसे मेन दिक्कत यही है कि पहला क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू आएगा 14, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया जिसमें क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट नोट फिक्स है, लेकिन तीसरा और चौथा क्वेश्चन वो डेडिकेटेडली ग्रामर के लिए है, लेकिन कौन से टॉपिक किस तरह से पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे वो तय नहीं है। लेकिन जीटीयू ने न्यू सिलेबस में इतने टॉपिक हमें दिए ग्रामर में। पहला पार्ट ऑफ पीस में उसमें नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे टॉपिक्स आ गए। टेंसेस है, जैसे आप टेंसेस पढ़ के आए 10th में, वही टेंसेस है। प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट में सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट पास्ट, और फ्यूचर में सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इतने टेंसेस है, उसमें से वर्क फॉर्म आते हैं, मतलब जो ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स आती है, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं दिए गए होते। मैं आगे करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी से कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, आउट टू और नीड, इतने मॉडल ऑक्सिलरीज हमारे सिलेबस में। सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट और बेसिक सेंटेंस पैटर्न ऑफ इंग्लिश, उसमें 4 है, एसवी, एसवीओ, एसवीए, एसवीसी। सब्जेक्ट वर्क ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्क एडवर्ब और सब्जेक्ट वर्क कॉम्प्लीमेंट। तो इतने टॉपिक हमारे ग्रामर में। अब ग्रामर कैसे आएगा, कैसे आ सकता है, ऐसा मैंने सोचा है, उस तरह से हम अभी प्रिपेयर करेंगे। और जो भी यहाँ पे मैं ग्रामर के टॉपिक लूँगा उसमें मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस तभी होगी जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन सर्च कर लो या तो फिर कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लो कि जिसमें ये वाले जो टॉपिक है, या तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जैसे अभी नया सिलेबस आया उसके बाद तो कम्युनिकेशन स्किल का पेपर एक ही बार हुआ, आई थिंक नहीं 2 बार हुआ, तो वो तो 2 ही पेपर मिलेंगे। लेकिन वो जो पिछले साल कम्युनिकेशन था जिसका सब्जेक्ट कोड 434x02 है, उसके पेपर आप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए कि ग्रामर कैसे आता है। ओके, तो ग्रामर की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप मान लो कि किसी तरह से आपने क्वेश्चन निकाल लिए, आपने उसके आंसर भी लिख दिए, फिर आपको चेक करना है कि ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो आप मुझे पूछ सकते हो, या तो फिर आप चैट जीपीटी कर लो, आपने जो आंसर लिखे वो करेक्ट है या गलत है, तो आप चैट जीपीटी कर लेना, वो आपको आंसर सही है गलत ये भी बता देगा, और सही आंसर कौन सा है वो भी बता देगा। इंग्लिश के लिए चलेगा चैट जीपीटी, आप यूज़ कर सकते हो। देखते हैं, तो सबसे पहले
आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न ऑफ गिवन सेंटेंस। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट वाला बेसिक सेंटेंस पैटर्न, उसके एमसीक्यू है। कुछ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 लिए हैं और जीटीयू का सिंबल आप देख सकते हो, जीटीयू ने ही दिया गया है तो ज़्यादा एमपी मानूंगा मैं इसे। तो सबसे पहला है दे वर्क हार्ड। तो दे हमारा हो गया सब्जेक्ट, वर्क यानी कि हमें क्रिया दी गई है यानी वर्ब हो गया, और कैसे किया है हार्डली, तो वो हमारा एडवर्ब है। इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट टॉक, तो इट हो गया हमारा सब्जेक्ट, वॉज हो गया हमारा वर्ब, और प्लेजेंट टॉक यानी कि कॉम्प्लीमेंट दी गई, जो हमने बात की वो काफ़ी अच्छी है, एसवीसी हो गया। द विनर वॉज रिवॉर्डेड, विनर एक हमारा सब्जेक्ट है जिसे इनाम दिया गया है, और इनाम दिया गया है, एक वर्ब भी हुआ है, तो इसका आंसर सिर्फ एसवी आएगा। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है सी, उसने क्या किया, गाना गाया, तो वो हमारी वर्ब हो गई। क्या गाया, सॉन्ग गाया, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका आंसर एसयू आएगा। इसका एक वीडियो भी मैंने बनाया है बेसिक सेंटेंस पैटर्न, आप देख सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी सारे मतलब ये सब समझाया भी है और प्रैक्टिस भी करवाई है एमसीक्यू की। दे केम सडनली, तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, केम आने की क्रिया हो गई यानी वर्ब, कैसे आए जैसे हार्ड था, यहाँ पे सडनली है तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। द क्लास बिकम नॉइसी यानी कि द क्लास सब्जेक्ट हो गया, बिकम यानी वर्ब हो गया। एक बात आप देख लो कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसकी स्टार्टिंग एसवी से ही होगी, क्योंकि पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब ही आता है, और कभी कभी तो वो दो ही आते हैं। तो इसमें द क्लास बिकम नॉइजी कैसा क्लास हो गया, ए भी लगेगा या तो फिर एसवी सी भी चलेगा। पीपल क्राइड सब्जेक्ट है और रोने की क्रिया एसवी। हर फादर इज अ डॉक्टर, हर फादर सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा वर्ब, और अ डॉक्टर यानी कि एडवर्ब। अ डॉक्टर हो, अ टीचर हो या इंजीनियर हो, उन सभी में एडवर्ब भी आएगा। ओके, ये दो आप कर लेना, फिर बताना आंसर कमेंट में कि क्या आंसर आएंगे इन दोनों में। चलो उसके बाद देखते हैं आगे का टॉपिक हमारा ये हो गया, हाँ, टेंसिस वाला। तो टेंसिस यानी कि वर्ब फॉर्म्स। अब मैंने ये जो करवाया अभी, इसमें मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे, तो कोई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि सिर्फ इतना लिखेगा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न ऑफ गिवन सेंटेंस। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, मैंने आंसर लिख दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है इसमें भी आंसर देते हैं लोग, एसवी लिखेंगे, एसवीए, एसवीसी, कोई भी 3 या 2 या 4 कोई भी ऑप्शन दिया गया होगा, आपको उनमें से तय करना रहेगा, तो वो इससे भी ज़्यादा इजी रहेगा। उसके बाद ये टेंसिस वाला हमारा, टेंसिस में मैंने यहाँ पे 20 है, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैंने यानी जीटीयू ने ही दी गई है। तो ये वाली जो सबसे ज़्यादा आईएमपी मानूंगा, अगर आप ये 20 प्रैक्टिस कर लो तो आपको वर्ब फॉर्म आ जाएगा, मतलब पूरी तरह से वो 5 या 7 मार्क्स पे ही आएगा। वो टेंसिस वाला टॉपिक ज़्यादा वेटेज रखता है और काफ़ी सारे पेपर में ये टेंसिस 7 मार्क्स में ही आता है। ओके, तो टेंसिस का नॉलेज आपका 10th का कैसा है वो इसमें मालूम पड़ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन यू अराइव टुनाइट वी आउट फॉर डिनर, तो जब आप रात को आओगे तब हम डिनर के लिए जाएंगे हो गया, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस, तो इसका आंसर आएगा विल गो, वी विल गो। उसके बाद व्हेनेवर वी मीट, वी अ ट्रिप, ऐसा है। अब यहाँ पे वैन था और यहाँ पे वैन एवर है, तो वैन एवर का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में वी है तो एस और ई एस तो नहीं लगेगा, तो इसका आंसर आएगा प्लान। द सन ब्राइटली, तो सन की बात हो रही है तो सन साइन होगा, डेली होगा, डेली यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन थर्ड जेंडर सिंगुलर तो इसमें लगेगा एस यानी कि साइंस। विजय फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड, ओके, जब मैं पहुंचा तब विजय मेरा इंतजार कर रहा था, और व्हेन आई अराइव्ड यानी कि फ्यूचर पास्ट टेंस है, तो इसका आंसर आएगा विजय वॉज वेटिंग। तो मैं जब पहुंचा तब विजय मेरा इंतजार कर रहा था। आई प्रॉमिस आई नॉट टेल हिम अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मैं वादा करता हूं कि सरप्राइज पार्टी के बारे में मैं उससे नहीं बताऊंगा यानी ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस, तो आई विल नॉट टेल। तो उसके बाद सीकर द वन,
स्कोर अ सेंचुरी इन द लास्ट मैच, लास्ट यानी ये हो गया पास्ट टेंस, तो यहाँ पे स्कोर का हो जाएगा स्कोर्ड, डी लग जाएगा। आई गेट हंग्री, लेट्स गो एंड हैव समथिंग टू इट, मुझे भूख लग रही है, अभी प्रेजेंट में लग रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअसली लग रही है, यानी कि आई एम गेटिंग हंग्री। चलो उसके बाद है क्वेश्चन हमारा, हैव यू एवर विजिट द यूएस बिफोर योर ट्रिप इन 2006? ओके, 2006 के पहले आपने कभी यूएस का ट्रिप किया था? हैव यू एवर विजिटेड, हैव यू एवर विजिटेड, क्योंकि 2006 से पहले है, यानी कि वो जाएगा पास्ट टेंस में। हु इन्वेंटेड, ओके इसका आंसर तो हु इन्वेंटेड ही आएगा, क्योंकि साइकिल की शोध तो हो चुकी है पास्ट में। यस्टरडे इवनिंग द फोन 3 टाइम्स, अभी यस्टरडे है यानी कि ये हो गया हमारा पास्ट टेंस, तो रिंग का पास्ट हो जाएगा रेंग, RANG। 3 टाइम्स वाइल वी, हाँ तो कल शाम को जब हम डिनर कर रहे थे, वी वेर हैविंग डिनर, तब फोन आया था 3 बार, वी वेर हैविंग। ओके, तो 10 मैंने किए हैं, 10 आपको करने हैं। इसके आंसर कमेंट में डालना, जो सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा। अगर थोड़ा टाइम लगा सबको तो फिर मैं ही आंसर को पिन कर दूंगा, मतलब इनके बाद जो भी 10 क्वेश्चन है उसमें कौन से आंसर आएंगे वो मैं पिन करके आपको बता दूंगा। जैसे ये है, व्हेन आई मेट यू लास्ट टाइम यू थिंक ऑफ मूविंग टू न्यू फ्लैट, तो मैं जब लास्ट टाइम आपको मिला तब आप दूसरे फ्लैट में जाने का सोच रहे थे, तो यू वेर थिंकिंग, ऐसा आपको करने हैं ये सारे। चलो उसके बाद देखते हैं, हाँ ये हमारा प्रेपोजिशन और कंजक्शन वाला है। क्या है पहला क्वेश्चन? हाँ देखो इसमें ऑप्शन दिए गए, तो मैं यही बता रहा था आपको कि ग्रामर में कभी कभी ऑप्शन आते हैं तो कभी नहीं आते। टेंसेस में ज़्यादातर ऐसा ही रहता है, जैसे हमने ऊपर देखा कि ये जो वर्ब फॉर्म रहता है, जो मेन फॉर्म वो ही दिया गया देता है ब्रैकेट में, ऑप्शन नहीं देते। लेकिन आपका अगर नसीब अच्छा हो तो उसमें भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे वेट हियर आई गेट बैक, तो जब तक मैं नहीं आता तब तक, until, wait here until I get back. It was raining, so we turned back. ज़्यादा बारिश हो रही थी इसलिए हम वापस आ गए। So he is good at math and science. ओके, ये सब तो आपको आता ही होगा। He was late, he missed the bus. Since he was late, he missed the bus. उसके बाद एप्रोप्रिएट कंजक्शन लगाना है, टेक योर अम्ब्रेला, और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, छाता ले लीजिए, नहीं तो आप भीग जाएंगे, नहीं तो मतलब अदरवाइज। जैसे मैंने ग्रामर के वीडियो बनाया है उसमें मैं यही आपको सिखा रहा हूँ कि आपको समझना है कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको समझ में आ गया कि इस वाले सेंटेंस में इसका मीनिंग मतलब ये है, तो मीनिंग आपको पता चल जाएगा, तभी आप प्रॉपर उसका आंसर दे पाए। तो आपकी वोकेबलरी थोड़ी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर वोकेबलरी अच्छी ना हो तो आपको वोकेबलरी सीखनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब ये पेपर के लिए अभी आप तो एक ही दिन बाकी है तो उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में इंग्लिश पक्का करना है तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी ज़रूरी है। आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए, तभी उसका आप आंसर दे पा सकते हैं। ओके, मिस्टर पाटिल इज़ नोन टू मी, ही इज़ अ प्रोफेसर। ओके, मिस्टर पाटिल को मैं जानता हूँ कि जो एक प्रोफेसर है, यानी कि हु। I was tired. I managed to finish the work. मैं थका हुआ था लेकिन मैंने जो मेरा काम है ख़त्म कर दिया। I was tired although, लेकिन। The book is very useful. You bought yesterday. तो वो किताब जो तुमने कल खरीदी थी वो, which। जैसे यहाँ पे एक आदमी की बात हो रही थी तो हमने who किया आंसर। यहाँ पे एक चीज़ है the book, तो उसके लिए which का इस्तेमाल होता है। कॉमन रूल है और आप सबको पता भी होगा। उसके बाद देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग राइट वर्ब, तो इसमें तो वो एम इज आर वॉज वेयर हैव हैज वही लगेगा। जैसे पहला है द पुलिस अरेस्टेड द कल्प्रिट्स। हाँ, तो पुलिस की बात करें तो पुलिस क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होगा। जैसे पुलिस की बात करें तो पुलिस आएगा प्लूरल फॉर्म में, तो प्लूरल फॉर्म होगा तो उसका आंसर आएगा हमारा द पुलिस हैव।
अरेस्टेड द कल्प्रिट्स, यहाँ पे ईडी लगा है ना, इसलिए एम इज आर तो आएगा नहीं। देयर अ टेम्पल नियर द हॉस्पिटल, देयर इज अ टेम्पल, अस्पताल के पास एक मंदिर है। देयर इज द गर्ल्स वेयर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे भी प्लूरल फॉर्म लगा है, द गर्ल्स। सी नॉट यू गिवन द राइट आंसर, उसने सही आंसर दिया है, तुमने नहीं। सी नॉट यू हैज गिवन द राइट आंसर, आइदर द कैप्टन और द बॉलर। अब देखो, या तो फिर कैप्टन होगा या तो फिर बॉलर होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। आइदर द कैप्टन और द बॉलर इज एट फॉल्ट। ओके, यहाँ पे अब मैच खत्म होने की बात होगी, खत्म होने के बाद बात चल रही है, इसीलिए वॉज एट फॉल्ट। जैसे हम खेल खेल में ऐसा करते हैं कि खेल हारने के बाद, जैसे आप कोई एग्ज़ाम में पेपर देखने आए तो आपका पेपर अगर अच्छा नहीं गया होगा तो आप किसी और को दोष देंगे कि ऐसा ऐसा था इसीलिए मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। तो पेपर ख़त्म हो जाने के बाद हम किसी का फॉल्ट निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पे मैच ख़त्म हो गई है, या तो फिर कैप्टन या तो फिर बॉलर, उन दोनों में से एक फॉल्ट में था, लेकिन उसमें आंसर आएगा वॉज। सम मोर मिल्क इज नीडेड, थोड़ा ज़्यादा दूध चाहिए। अ लिटल डस्ट इज विजिबल, तो एम इज आर वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स होगी वो आपको आती होगी, नहीं आती है तो इसके लिए भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। चलो उसके बाद देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज है, उसमें भी आपको सारे जो मॉडल ऑक्सिलरीज है उसके मीनिंग समझ में आने चाहिए। जैसे कौन सा मॉडल ऑक्सिलरीज कौन सी सिचुएशन में इस्तेमाल होगा, जैसे कहीं पे कंपल्सन की बात है तो कहीं पे परमिशन की बात है, कहीं पे पॉसिबिलिटी की बात है, तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज की आती बात। जैसे मैंने कंपल्सन की बात की तो कंपल्सन में मस्ट या तो फिर हैव टू का इस्तेमाल होता है, परमिशन की बात की तो वहाँ पे मे का इस्तेमाल होता है, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे माइट का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आपको सारे मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब पता होना चाहिए। वही बात आ गई अटक के कि कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश आपको अगर समझना हो तो आपको वोकेबलरी आनी चाहिए, मतलब कि कौन से शब्द का क्या अर्थ निकलता है वो आपको अगर समझना है तो मॉडल ऑक्सिलरीज के लिए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने खुद से लिखे हैं सारे मॉडल ऑक्सिलरीज। ब्रैकेट में लिखा है कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरीज कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और इसके बाद तुरंत में मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करवाई है। वो वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज काफ़ी इनसे मिलती आएगी, ये दोनों को मिला दो, मतलब वो वीडियो वाले MCQ और ये दो, तो मान लो कि 90% यानी कि 90% इसमें से ही आएंगे। मतलब ऐसे MCQ में भी IMP नहीं होता, MCQ में कोई IMP नहीं होता। MCQ तो कोई भी बना सकता है, क्वेश्चन आंसर हो गया, शॉर्ट नोट हो गया, ईमेल हो गया, उन सब में आप इम्पोर्टेंट IMP की उम्मीद रख सकते हो। लेकिन ऐसे ग्रामर वाले टॉपिक जो रहते हैं उसमें कोई IMP नहीं होता। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर ये वाले जो MCQ हो गए और मैंने जो पिछले वीडियो बनाया है उसमें से आप अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हो तो 90% उसमें से आएंगे। जैसे मैथ्स में भी आएंगे तो कम्युनिकेशन में भी आएंगे। ओके, चलो उसमें देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज में है कि वी ओबे आवर एल्डर्स, तो हमें हमारे एल्डर्स, हमसे जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे ओबे लिखा है तो आदर करना चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं कि आपको अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी नहीं करते हैं। तो ये कंपल्सन की बात नहीं हुई, तो इसमें आएगा शुड। सॉरी, ही ट्राइड हार्ड बट कुडंट, काफ़ी कोशिश की लेकिन वो उठा नहीं पाया। एबिलिटी की बात होती है, किसी की स्ट्रेंथ या एबिलिटी की बात में कैन या कुड आएगा। जैसे हमने कंपल्सन की बात कर ली, परमिशन की कर ली, किसी की कैपेसिटी, तो कैपेसिटी के लिए कैन का इस्तेमाल होता है। लेकिन पास्ट की बात हो, जैसे यहाँ पे ट्राइड किया है तो ये पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट में कैन का कुड हो जाता है। ओके, यू डू योर होमवर्क रेगुलरली, तो जैसे आपको आपका होमवर्क रेगुलरली करना चाहिए, तो ये आपको एक टीचर बोलेगा तो फिर टीचर के लिए तो मस्त लगेगा। आई विश यू, हाँ, तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको अच्छे मार्क आए। तो अच्छे मार्क कैपेसिटी से नहीं आएंगे, वो आपकी फर्ज भी नहीं बनेगी, तो यू वुड गेट गुड मार्क्स। विल यू लैंड मी अ पेन, ओके, इट मे रेन टूडे, मैंने पहले ही बताया कि जैसे हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि आज बरसात की संभावना है, तो फिर उसमें आएगा मे।
ओके, उसके बाद है आई कैरी योर लगेज। क्या मैं आपका लगेज उठा सकता हूँ? सेल, वुड और कुड। मैंने बताया जैसे कुड तो आपकी कैपेसिटी हो गई, लेकिन आप किसी और से नहीं पूछ सकते कि मैं आपकी बेड उठा पा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आई के साथ आएगा सेल। तो सेल आई कैरी योर लगेज, मैं आपका सामान उठा सकता हूँ। इस तरह से मॉडल ऑक्सिलरीज में आपको करना ऐसा ही है, मतलब ग्रामर के हमने जो भी टॉपिक किए उन सब में आपको ऐसा ही करना है कि क्वेश्चन सबसे पहले क्या कहना चाहता है वो समझिए। अगर आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन का मतलब ये है, तो आपको वो टेंसेस के बारे में भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर है, ये सिंपल प्रेजेंट है, और उसके हिसाब से आप आंसर को सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा आंसर आएगा इसमें। ओके, तो ये सारी ग्रामर की बात हो गई। और एक जो टिप मैं देना चाहता हूँ कि आपको मंडे जो पेपर है आपका कम्युनिकेशन का, मतलब कोई भी ये वीडियो देख रहा है उसका जब भी इंग्लिश का पेपर हो, आप इंग्लिश का पेपर देने जाए तभी क्वेश्चन 1 में एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। जैसे मैथ्स में मैं बोल रहा था कि एमसीक्यू हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आता है, इसमें तो कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो जो भी एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे वो एग्जैक्टली सेम ही आएगा। तो आपको आंसर पता ही होगा क्योंकि 14 मार्क्स के एमसीक्यू है। ग्रामर के कंपैरेटिवली में एमसीक्यू प्रिपेयर करना अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें हम ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पहले पेज पे हमने एमसीक्यू ही करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू, फिर दूसरा करेंगे शॉर्ट नोट भी हम क्योंकि तैयार करके जाएंगे। ये जो आईएमपी की मैंने क्वेश्चन आंसर भी करके गए। अगर मान लो किसी ने नहीं किए तो वो जाएगा सीधा क्वेश्चन 5 पे, क्योंकि उसको ईमेल आता होगा पैराग्राफ में, अभी बताता हूँ कौन सा आएगा वो भी। तो आपको क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करना है, उसके बाद शॉर्ट नोट लिखो, उसके बाद लास्ट में ग्रामर अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि ग्रामर क्या है कि 2 तरीके से होता है, किसी को अगर नहीं आता तो वो ऐसे ही आंसर टिक करेगा तो उसका तो ख़त्म हो जाएगा। मतलब काफ़ी सारे बच्चे आप देखेंगे कि मैथ्स के पेपर में तो टाइम लिया है, लेकिन इंग्लिश का पेपर जल्दी ख़त्म करके बाहर निकल जाएगी। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। 1 बजे तक बैठे रहो, आप जो भी आपका दिमाग सोचे वो सोचते रहो, कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा। पेपर में आप जब तक बैठे रहोगे वहाँ का माहौल ही ऐसा रहता है, मतलब एग्ज़ाम का सराउंडिंग ही ऐसा रहता है कि आपके दिमाग में सिर्फ एग्ज़ाम के ही ख्याल रखें। अगर नहीं आते तो फिर मामला कुछ गड़बड़ है। तो क्या करना है आपको 10:30 से 1 PM, मतलब कि पूरा की एग्ज़ाम टाइम है हमारा, उसमें आपको बैठे ही रहना है, सोचते ही रहना है कि हमने क्या क्या पढ़ाई की है, सर ने क्या बोला था, क्लासरूम में क्या बोला था, मैंने क्या पढ़ा था, वो सब आप याद करते रहिए तो कुछ ना कुछ तो आपको याद आ ही जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि हमने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन 2 कर लिया, क्वेश्चन 5 भी कर लिया, उसके बाद हमें ग्रामर अटेम्प्ट करना है। क्यों ग्रामर लास्ट में? क्योंकि ग्रामर को थोड़ा वक्त हमें ज़्यादा देना है। अब कितना देना है, वो कितना बचा है उसके हिसाब से हम तय कर लेंगे। मतलब हमने 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए, अभी ग्रामर के 2 ही बाकी है। अब जैसे मैंने बताया कि ग्रामर में आप फटाफट से भी कर सकते हैं और थोड़ा टाइम लेके भी, तो आपको देखना है कि कितना टाइम अभी बचा है। उसके बाद मैंने बोला ऐसे कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है वो समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे कौन सा आंसर फिट हो सकता है। मतलब हमने जो समझा है सेंटेंस, आधा सेंटेंस पढ़ के समझ में आ ही जाता है कि क्या कहना चाहते हैं, और वो सेंटेंस अगर आपको समझ में आ गया तो उसके हिसाब से कौन सा आंसर ठीक से बैठेगा वो आपको लिखना है। तो इस तरह से हम ग्रामर करेंगे। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आएंगे पैराग्राफ राइटिंग और ईमेल राइटिंग। तो कौन कौन से है जो इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा? तो पैराग्राफ के अंदर फेस्टिवल और स्पोर्ट्स, या तो फिर फेस्टिवल और स्पोर्ट्स का नाम लिखा होगा, या तो फिर माय फेवरेट फेस्टिवल, या तो फिर माय फेवरेट स्पोर्ट्स। तो जैसे 2-3 फेस्टिवल ऐसे रहते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, 2-3 स्पोर्ट ऐसे हैं जो आप जानते हो। जैसे सबसे ज़्यादा तो क्रिकेट को ही जानते हैं लोग, और अच्छा ही है, क्रिकेट को सबसे ज़्यादा जानते हो तो फिर क्रिकेट के बारे में हम सबसे ज़्यादा लिख भी सकते हैं। पैराग्राफ में है ही ऐसा, जैसे जो गुजराती मीडियम के बच्चे हैं वो गुजराती में निबंध लिखते थे, तो वैसे ही यहाँ पे हमें ऐसे लिखना है, मतलब पैराग्राफ में लिखना है। ऐसे में हम क्या करते थे कि 2-3 पैराग्राफ बनाते थे, लेकिन यहाँ पे आंसर पैराग्राफ राइटिंग में एक ही पैराग्राफ में लिखना है। जहाँ से आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया वो ख़त्म ना हो तब तक का ही आंसर दूसरा पैराग्राफ करना नहीं है। तो ये एक बात ये दिमाग में रखना कि पैराग्राफ राइटिंग में एक ही पैराग्राफ बनाना है। अगर 3 या 4 मार्क्स में आता है तो एक पैराग्राफ में मिनिमम 8 to 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। 3 या 4 मार्क्स में आता है तो, अगर 7 मार्क्स में आ जाए तो फिर इसके हिसाब से आपको पॉइंट्स डबल करने हैं। ओके, 10 से 20 मतलब मिनिमम 20 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो फेस्टिवल जो आपको पसंद हो
नहीं, ऐसा नहीं आपको पसंद हो, जिसके बारे में हम ज़्यादा लिख सकें। जैसे अभी उत्तरायण आ रही है तो उत्तरायण के बारे में अगर लिखना जाए तो ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि एक या 2 दिन का त्यौहार रहेगा। लेकिन अगर आप दिवाली की बात, तो दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली के पहले दिन आते हैं कुछ, दिवाली हम क्या करते हैं, तो दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सबसे ज़्यादा हम लिख सकते हैं। तो ऐसा ही टॉपिक हमें पसंद करना है कि जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो। तो ये 2 तो हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज और ग्लोबल वार्मिंग, तो ये 2 तो आप एक बार अगर पढ़ लोगे, अगर कोई नहीं पढ़ेगा तब भी कुछ बना के लिख लेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसे, आपको ये जो 4 पैराग्राफ है वो ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, या तो फिर आपके पास टेक्स्ट बुक है उसमें देख लीजिए। एक बार चारों के चारों पैराग्राफ पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि बना के ही लिखना है तो वहाँ जाके लिखेंगे। ऐसा हम सोचते हैं कि हम लिख लेंगे बना के, लेकिन वहाँ पे जाके पेन नहीं चलती ज़्यादा, ओके, क्योंकि ग्रामर भी देखना है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही लिखना है जैसे व्हाट्सएप पे लिखते हैं। तो ये जो 4 पैराग्राफ है हमारे, उसमें कौन कौन सी बातें आ सकती है, उसके लिए आपको एक एक बार पैराग्राफ पढ़ लेना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वही मेमोराइज कर लो, लेकिन एक बार पढ़ लो कि क्या क्या बातें हो सकती। और ईमेल की बात करें तो ईमेल में 3 ईमेल हमारे IMP, एक इंक्वायरी ईमेल, ऑर्डर ईमेल और कंप्लेन ईमेल। सिर्फ इतना ही क्यों लिखा है मैंने, वो आपको मैं अब समझाता हूँ। जैसे ईमेल आप 10th में पढ़ के आए, काफ़ी सारे बच्चों को तो आता भी होगा। उसकी फॉर्मेट जो है, जैसे टू लगाया, फ्रॉम लगाया, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हम ईमेल लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वही फॉर्मेट रहेगी। टू लगाओ, वो क्वेश्चन में दिया गया होगा। फ्रॉम कौन लिख रहा है वो भी क्वेश्चन में होगा, सब्जेक्ट भी क्वेश्चन में होगा। मान लो कि जैसे एक एग्जांपल ले ले, इन तीनों ईमेल के लिए एक ही एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारे ब्राइटर्स की एक नई ब्रांच हो गई बड़ौदा में, तो वो ब्रांच के लिए मतलब क्लास हो गया, उसके लिए मुझे बेंचेस की रिक्वायरमेंट थी। तो मैं क्या करूँगा कि एक फर्नीचर वाला कोई होगा, जो बड़ा फर्नीचर वाला, उसको एक ईमेल लिखना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना मेरा बड़ा क्लास है तो उसमें मैं कितनी बेंचेस सेट कर सकता हूँ, बेंचेस कैसी कैसी आ सकती है, मतलब 2 स्टूडेंट बैठ पाए, 3 या 4, और अगर 2 वाली लूँ तो मैं कितनी ले सकता हूँ, इतने हॉल में रिक्वायर हो इस तरह से। और अगर 2 वाली लूँ तो उसका प्राइस क्या लगेगा, 3 वाली का प्राइस क्या लगेगा, 4 वाली का। तो इसके लिए मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लासेस, मैं एक फर्नीचर वाले को एक इंक्वायरी ईमेल लिखूंगा। ओके, तो 2 में कोई फर्नीचर वाला जिसका ईमेल आईडी क्वेश्चन में ही होगा वो लिखूंगा मैं। फ्रॉम में मैं ही लिखूंगा मेरा ईमेल आईडी। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लासेस राइट एन ईमेल टू द फर्नीचर स्टोर, इतना भी दिया गया हो तो उसमें ईमेल आईडी नहीं दिया है तो हमें खुद से बना देना है। कोई भी ईमेल आईडी बना दो। जैसे कोई फर्नीचर वाले का नाम दिमाग में आया तो उसके बाद @gmail लगा दो। खुद का ही लिखना है तो खुद का लिख दो नीचे। तो टू फ्रॉम में या तो फिर ईमेल आईडी दिया गया होगा क्वेश्चन में, वही लिखना है, और अगर ना दिया गया हो तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको बनाकर लिखना है। तो इंक्वायरी में, हाँ चलो इंक्वायरी में थे हमने, तो टू फ्रॉम लिख दिया। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे इंक्वायरी फॉर द बेंचेस, ठीक है, सिंपली लिखेंगे कि इंक्वायरी फॉर द बेंचेस। तो मुझे बेंचेस की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मैं ये इंक्वायरी कर रहा हूँ। तो सबसे पहला मतलब ईमेल में हम दो पैराग्राफ लिखेंगे। पहला पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देना होता है, मतलब क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें से अगर कौन लिख रहा है उसका इंट्रोडक्शन, या तो फिर अभी जैसे मैंने एक सिनारियो दिखाया कि हमारे नए क्लासेस के लिए बेंचेस की बात है, तो मैं मेरे मतलब खुद से मेरे बारे में और नए क्लासेस के बारे में थोड़ा घना इंट्रोडक्शन दूंगा। तो इंट्रोडक्शन में लिखूंगा जैसे कि मैं यहाँ बड़ौदा से हूँ, मैंने अभी अभी नया क्लास लिया है, इतनी जगह है और नए क्लास के लिए मुझे बेंचेस की रिक्वायरमेंट है। तो पहला जो होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, उसमें मैक्सिमम 3 लाइन, 3 से 4, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर ज़्यादा लिखने जाओगे तो जो हमारा टॉपिक है वो भी उसमें मेंशन हो जाएगा, तो फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखेंगे वो एक दिक्कत हो जाएगी। तो पहले में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में जो मेन बात जो मैंने की, मतलब बेंचेस के लिए 2 या 3 या 4 कितना प्राइस लगेगा, अगर मैं अभी ऑर्डर देता हूँ तो कब तक आप डिलीवर करेंगे, कितना प्राइस लगाएंगे, वो सारी बातें इंक्वायरी में होती है, ठीक है। उसी को हम इंक्वायरी बोलते हैं। जैसे हमें नया टीवी लेना हो तो हम जाएंगे शॉप में, कितने इंच का है, कितना प्राइस लगेगा, अगर EMI करवाते हैं तो कैसा होगा, आप क्रेडिट कार्ड लेते हो या नहीं, ऑनलाइन होगा कि नहीं, वो सारी बातें हम इंक्वायरी में ही करते हैं। तो इंक्वायरी ईमेल में हम इतना लिख सकते हैं, ओके। तो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ कि कैसे लिखना है। मान लो इंक्वायरी की मैंने बेंचेस की, और
वो जो भला इंसान है उसने इंक्वायरी पढ़ ली और उसने मुझे रिप्लाई भी दिया। तो एक ईमेल उसने मुझे भेजा, उसकी बात यहाँ पे नहीं करते, लेकिन उस ईमेल में उसने लिखा कि आपके क्लास के लिए इतनी स्पेस के लिए इतनी बेंचेस इनफ है, इतनी बेंचेस इतने बच्चों वाली, मतलब कुछ कुछ बेंचेस 2 बच्चों वाली या कुछ 3 बच्चों वाली, ऐसा सब उसने लिख के भेजा। मैंने पढ़ लिया, देख लिया मैंने कि मेरे क्लासेस के लिए इतनी बेंचेस की मुझे रिक्वायरमेंट है। मुझे उसका जवाब भी अच्छा लगा। मैंने और किसी जगह भी कोटेशन अगर निकाला होगा, लेकिन मुझे उसका रिप्लाई अच्छा लगा और मैं अब उसी को ऑर्डर देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अभी एक ऑर्डर ईमेल लिखूँगा। अब ऑर्डर ईमेल में फिर से टू फ्रॉम तो आ गया, सब्जेक्ट में भी क्या लिखेंगे आप, तो ईमेल फॉर दी ऑर्डरिंग न्यू बेंचेस। तो हम न्यू बेंचेस का ऑर्डर दे रहे हैं, इसलिए हम ये ईमेल लिख रहे हैं। अब फिर से हमें इंट्रोडक्शन देना है। अब ऑर्डर कभी लगेगा, अब एक बात दिमाग में रख लो कि ऑर्डर हम तभी देंगे जब हमने पहले इंक्वायरी की होगी। तो ऑर्डर ईमेल लिखेंगे तभी हम मतलब इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये भी मेंशन करेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक ईमेल लिखा था इंक्वायरी के बारे में। जैसे मान लो मैंने बेंचेस की बात की, लेकिन अगर एग्जाम पेपर में स्टेशनरी आइटम्स की बात हुई तो स्टेशनरी आइटम की भी हमने पहले इंक्वायरी की होगी, तो हम ऐसा ही बताएंगे ईमेल में कि मैंने कुछ दिनों पहले एक ईमेल लिखा था जिसमें मैंने आपको इतने इतने स्टेशनरी आइटम के बारे में कुछ कुछ पूछा था, उसका आपने जवाब दिया, अभी मैं आपको उसका ऑर्डर देना चाहता हूँ। ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद ऑर्डर ईमेल में हमें क्या करना है, जिस चीज़ का हम ऑर्डर देने वाले हैं उसके लिए एक टेबल बनाएंगे। जैसे हम कुछ खरीद के लाते हैं, उसका बिल होता है, तो बिल भी एक ऑर्डर कैटेगरी में होता है टेबल में। जैसे पहले सीक्वेंस हो गया, उसके बाद आइटम लिखा है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी लिखी, उसके बाद उसका प्राइस। जैसे हम अभी ऑर्डर दे रहे हैं तो उसमें प्राइस नहीं आएगा, लेकिन 3 चीज़ आएगी। क्या आएगा, एक तो सीरियल नंबर आ गया, उसके बाद आइटम हो गई और उसके बाद उसकी क्वांटिटी। जैसे हम बेंचेस की बात कर रहे थे तो पहला नंबर दिया, अभी 2 स्टूडेंट वाली बेंचेस ऐसा लिखा आइटम में, उसके बाजू में 5 लिख दिया। 3 स्टूडेंट वाली के बाजू में 10 लिख दिया। 4 स्टूडेंट वाली के बाजू में 5 लिख दिया। उसके बाद टेबल मंगवाना है तो टेबल भी ड्रॉवर टेबल लिख दिया 1-2 नंग। तो ऐसे हमें एक टेबल बनाना है। अभी वो क्वेश्चन में नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में ये तो होगा कि किस चीज़ का हम ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे स्टेशनरी की बात की तो स्टेशनरी में तो आप काफ़ी सारे सामान को जानते होंगे, तो आप अगर स्कूल के बिहाफ में मंगवा रहे हैं तो आपको उस क्वांटिटी में मंगवाना है। जैसे हम अपनी कॉलेज के लिए मंगवा रहे हैं कंप्यूटर लैब, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है G2 के एग्जाम में कि हम अपनी कॉलेज के बिहाफ से कंप्यूटर लैब के लिए कंप्यूटर की ऑर्डर दे रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से हमें क्वांटिटी लिखनी है। तो क्वेश्चन में कौन से बिहाफ पे, मतलब किस चीज़ के लिए ऑर्डर देना है, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी मंगवाना। जैसे फिर अब कॉलेज की लैब के लिए मंगवा रहे हैं कंप्यूटर तो 2-5 नहीं लिखेंगे, उससे ज़्यादा लिखेंगे। कॉलेज के लिए स्टेशनरी मंगवा रहे हैं तो उसमें भी पेन पेंसिल जो भी है उसको हंड्रेड्स में लिखना पड़ेगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ओके, तो वो हो गया ऑर्डर। और ऑर्डर ईमेल में सबको एक टेबल बनाना है जिसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं, सीरियल नंबर, आइटम और क्वांटिटी का। उसके बाद कंप्लेन। अब मान लो कि हमने इंक्वायरी की, उसके बाद सामान का ऑर्डर भी दिया, अब सामान आ भी गया है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हमें करनी पड़ेगी कंप्लेन। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक वॉशिंग मशीन का, जो पेपर में पूछा जाता है ज़्यादा, तो एक वॉशिंग मशीन है जो हमने मंगवाया। ओके, पहले इंक्वायरी भी की, ऑर्डर भी दिया, अब वॉशिंग मशीन हमने मंगवा लिया। वॉशिंग मशीन हमारे घर आ गया, लेकिन उसमें कोई ना कोई एरर आ रही है। जैसे बार बार बंद हो जा रहा है, या तो फिर ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है, कोई भी एक फंक्शन है जिसमें दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हमें कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जैसे मतलब अब तो हम फ़ोन कर देते हैं, लेकिन पहले की बात है, जैसे ईमेल एक फॉर्मल वे है जिसे हम कम्युनिकेट करेंगे, तो हमने क्या किया, एक कंप्लेंट करना है अभी। तो कंप्लेंट में भी पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई मैं हूँ और मैंने इतने दिन पहले एक ऑर्डर दिया था जिसका बिल नंबर ये है। अब बिल के बिना तो कुछ होगा नहीं, तो जैसे हम कुछ चीज़ वापस देने जा रहे हो या तो फिर कंप्लेंट करने जा रहे हो, तो हमारे पास बिल का होना ज़रूरी है। तो ईमेल में भी बिल दिखाना है हमें, बिल का नंबर कोई भी बना के लिख दो, उसकी डेट लिख दो कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट इस तारीख को मंगवाया था, इसका ये बिल नंबर है। अब दूसरे पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वॉशिंग मशीन में है तो उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम, कंप्यूटर की है तो वो हैंग हो रहा है, कोई भी फ़ोन है तो उसकी बैटरी नहीं चल रही, ओवरहीट हो रहा है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो हमें दूसरे पैराग्राफ में लिखने हैं। उसके बाद तीसरी एक लाइन लिखनी है कि भाई
ये जो मेरी प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉल्व करने ला आपका कोई टेक्नीशियन भेज दीजिए, या तो फिर मेरी प्रोडक्ट वापस ले जाए, एक्सचेंज कर दिए, या तो फिर रिफंड। तो कंप्लेंट में ये एक एक्स्ट्रा लाइन है जो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर में भी हम एक्स्ट्रा एक लाइन लिख सकते हैं कि ये जो मैंने ऑर्डर दिया है वो आप जल्द ही डिलीवर कर दे, ऐसी मेरी आशा है। ऐसे इंक्वायरी में भी हम ऐसा लिख सकते हैं, जो जो चीज़ की मैंने इंक्वायरी की है उसके जवाब का आपका इंतजार रहेगा। तो वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ऐसे लास्ट में लिख देना, फिर योर थैंकफुली या सिंसियरली कोई भी लिख सकते हो। इन तीनों लेटर में हम योर थैंकफुली या सिंसियरली लिख सकते हो। जैसे आप 10th में लिखते थे वैसे ही लिखना है ईमेल। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ग्रामर किस तरह से करना है, कौन कौन सा टॉपिक है ग्रामर में, उन सभी के बारे में मैंने बता दिया। अब आपको देना है फीडबैक, और साथ ही में आपको ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में। अभी एक ही दिन बाद एग्ज़ाम है, तो जैसे मैथ्स में तो काफ़ी सारे बच्चों ने वीडियो देखा भी और उसका एडवांटेज भी ले लिया है। काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर बहुत ही अच्छा गया है पेपर। तो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश का पेपर ही सबका अच्छा जाए, तो ये वीडियो भी आप सबको भेज देना। आपके पास अगर आ गया हो तो आपका कोई ग्रुप हो या तो फिर आप पर्सनल कोई आपका फ्रेंड हो उसे भेज देना, क्योंकि जैसे मैथ्स का पेपर अच्छा गया है इंग्लिश का भी अच्छा जाएगा, तभी हमारी पतंग अच्छे से चगेगी। तो 2 पेपर के बाद उत्तरायण है, तो उत्तरायण तभी अच्छी जाएगी जब दोनों पेपर हमारे अच्छे जाएंगे। उत्तरायण के बाद केमिस्ट्री फिजिक्स के पेपर है। आई थिंक केमिस्ट्री और फिजिक्स के आईएमपी तो मैंने डाल भी दिए है वीडियो के अंदर। तो पहले इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो ये वीडियो आपके पास आए तो शेयर कर देना और कमेंट में बताना आपका फीडबैक कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखना, बराबर तैयारी करते रहना। जय हिंद, जय भारत।